बहुत सिंपल, बहुत बेसिक रिलेशन है। ये रिलेशन को यूज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरिंग एसएस एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये टॉपिक बहुत ही इजी है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस पेपर में इस टॉपिक से आते हैं। इन जनरल अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखोगे, हालांकि इसके एग्ज़ाम बहुत पहले से स्टार्ट नहीं हुए, अभी 3-4 पेपर ही मिलेंगे आपको देखने के लिए PYQ ईयर वाइज, और हर ईयर में सेक्शन ABCD के क्वेश्चंस मिलते हैं। उन सब में सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है पेपर में दिखता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दिखता है। वो पार्ट किसका है, सिलेबस उसका आपको देखने को मिलता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, क्यों इसको डुअल नेचर के लिए अंडरस्टैंडिंग किया जा रहा है, क्यों समझा जा रहा है, इसका एप्लीकेशन सेक्शन कहाँ पर है। तो इसकी जो बैकग्राउंड्स थे, जो कॉन्सेप्ट्स है, उसको जानने के लिए सबसे जो वर्ड है, एक एक वर्ड, उन सबको आपको मीनिंग को समझना पड़ेगा। डुअल नेचर की जब बात आई, सबसे पहले ये हुआ था कि स्टार्टिंग में जो कहानी इसकी चली थी, वहाँ पर लाइट को एक स्ट्रेट लाइन फॉलो किया गया था, और पूरे ही रे ऑप्टिक्स को और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो फिनोमिना थी उन सबको हम लोग वहाँ पर अंडरस्टैंड किए, सारा कुछ किया। उसी के बाद आई वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स के सेक्शन में आपने अभी प्रीवियस क्लासेस में बहुत डिटेल से समझा उस चीज़ को कि इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन, ये वाली कहानी वहाँ पे चली थी, जिसमें आप लाइट को एक वेव नेचर की तरह समझते हैं और उसकी सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं, सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हैं, सब कुछ है। कुछ टाइम के बाद जब ये बात हुई, जब हर्ट्ज अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर, तो वहाँ पर एक सिस्टम देखने को मिल गया कि स्पार्किंग के ऊपर जो कहानियाँ चल रही थी उसमें कर रहे थे। उसके कुछ दिन के बाद एक और एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने ये गेस किया कि ये जो लाइट का बिहेवियर दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पार्टिकल की तरह है और पार्टिकल का नेचर रखता है। वेव नेचर की पूरी कहानी कंप्लीट होने के बाद स्ट्रेट लाइन से वेव लाइन आ गए, वेव्स में आ गए। अब उसी लाइट को, जो आपकी स्पार्किंग लाइट दिख रही है, सब तरफ सिस्टम में दिख रहे हैं, उसी चीज़ को समझने के लिए एक और साइंटिस्ट ने इस बात को, कहानी को आगे लेकर आए कि ऐसा लग रहा है कि वेव, जो लाइट जिसको आप समझते हैं कि वो वेव है, वो एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल की अपनी कोई एक वैल्यू है और सभी कुछ स्पेसिफिक है। उसके बाद आए आइंस्टीन इसके बारे में, तो उन्होंने जब इसको एनालिसिस करी तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव किया और इसको थ्योरेटिकली प्रूव किया, डिराइव दिया, रिलेशंस दिए और सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन किया। उसमें उन्होंने यही कहा कि जो लाइट है आपके पास वह एक पार्टिकल की तरह है और उस जो पार्टिकल नेचर है उसकी जो एनर्जी है वो hν है और उस पार्टिकल का नाम है फोटॉन। और ये स्टेटमेंट, ये जो कहानी इन्होंने ली थी, इन्होंने इसको लिया था डी ब्रागली हाइपोथेसिस से। डी ब्रागली ने डुअल नेचर की बात इसको एक्सप्लेन किया हुआ, उन्होंने डिस्कस करी थी और इस फिनोमिना को यूज करके कि भाई आपके पास जो फोटोन है वह एक वेव के फॉर्म में भी है, ये लाइट की तरह है, और इसी को एक पार्टिकल की तरह भी हम कह सकते हैं, E=Nhν। ये दोनों बातें एक साथ आ गई, वो एक वेव भी आ गया और साथ में एक पार्टिकल भी आ गई, उसकी एनर्जी, ये वेव है और ये एक पार्टिकल है। इस बात को यूज करते हुए जो डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस में एक्सप्लेन किया, उस बात को समझते हुए आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज ले गए। आइंस्टीन ने बहुत शानदार एक्टिवेशन यहाँ पर किया, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और उन्होंने इसमें कहा कि जो लाइट आ रही है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है और जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स उसके पास आ रहे हैं उसी के हिसाब से, उसी के रेट से यहाँ पर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं सरफेस पर, तो ये एक पार्टिकल है। और डी ब्रागली ने इसको बोला कि इसमें डुअल नेचर है। तो जो डुअल नेचर में जो डुअल वर्ड यहाँ पर यूज होगा आपके पास, ये डुअल नेचर फॉर दैट इस चीज़ के लिए आता है कि जो लाइट आपके पास दिख रही है वो लाइट क्या है, एक वेव की तरह भी है और एक पार्टिकल की तरह भी है। तो वेव नेचर पे सारा फिनोमिना आपने एक्सप्लेन किया, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन, और आप लाइट को एज ए पार्टिकल फिनोमिना एक्सप्लेन करके आप एक्सप्लेन करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी फिनोमिना को बेस को मानते हुए आपने कॉम्पटन इफेक्ट भी एक्सप्लेन किया है। और से सारी फिनोमिना फॉलो करती हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी हैं, और क्या है इनकी थ्योरी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में किसी चीज़ को मैटर बोल सकते हो। अब दूसरी बात यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट आती है आपके साथ कि आपने एक वेव फिनोमिना एज्यूम तो कर लिया और उसको अपने पार्टिकल की तरह भी एज्यूम कर लिया, दोनों चीज़ें हो गई। अब क्या एक फोटॉन एक मैटर हो सकता है
और मैटर होने के लिए क्या होना चाहिए, एक वॉल्यूम होनी चाहिए, रेस्ट मास होना चाहिए, मास होना चाहिए और एक वॉल्यूम होनी चाहिए उसके पास। वो चीज़ तो फोटॉन के पास नहीं है। जैसे ही रेस्ट मास देखोगे जीरो आएगा इसका रेस्ट मास। ये मूविंग मास है, मोमेंटम के टर्म में देखा जाता है। तो कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर ये कहानी, इस बात को, इस चीज़ को समझने के लिए इसको हम लोग पी आर समटाइम्स बिहेव लाइक द स्टेप पी। तो कुछ टाइम आप इसको मोमेंटम के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे और कुछ टाइम आप इसको एज ए मास ट्रीट करेंगे। तो जो भी पार्टिकल्स फोटॉन एच म्यू जो भी मूव करती है इस पार्टिकल को, ये एसोसिएटेड विद वेव, ये वर्ड लाया गया ताकि जब कोई पार्टिकल मूव करती है तो एक फोटॉन अपने साथ, उसके साथ अपना एक वेव एसोसिएटेड है उसके साथ। इस बात को फिनोमेना को मानते हुए, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को समझते हुए कि ये मैटर है या नहीं। अब मैटर होने के लिए क्या होना चाहिए, पार्टिकल होने के लिए क्या होना चाहिए और वेव होने के लिए क्या चाहिए। ये तीनों बात आपके पास आ गई। एक पार्टिकल है, एक वेव नेचर है और उसके साथ एक यहाँ पर मैटर वाली बात आ गई। तो तीन वर्ड यहाँ पे आ गए। तो पार्टिकल का रेस्ट मास जीरो हो या ना हो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको मैटर भाई कह रहे हो तो उसका मास होना चाहिए। और फोटॉन के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसका रेस्ट मास जीरो है। इस सारे मिथ को समझते हुए, समझने के लिए हम इस टॉपिक को समझते हैं। और यहाँ से एग्जाम में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। एक मिलेगा आपको ग्राफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के, दूसरी चीज़ मिलती है आपके पास छोटा सा फार्मूला लैम्डा इक्वल टू h/mv, जिसको आप डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बोलते हो, वहाँ से चलते हैं। तो आइए हम इसमें समझेंगे इस टॉपिक के अंदर कि इस पूरी फिनोमेना को कैसे हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें और किस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करें। जिस तरीके से आप इस फिनोमेना को समझने की कोशिश करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके पास कुछ फार्मूले, कुछ डेरिवेशंस, कुछ न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीज़ें आपको छोटे छोटे फॉर्म में देखने पड़ेंगे। सो दैट यहाँ पर जो भी दो टर्म आपके पास आएंगे उसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है लैम्डा इक्वल टू h/mv और h/p, ये है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लेके आए थे। यहाँ पर इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे, कुछ रिलेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से एक ही फोटॉन को हम एक पार्टिकल की तरह भी यूज़ कर रहे हैं और क्यों हम उसी फोटॉन को एज ए वेव यूज कर रहे हैं, और दोनों ही एक्सपेरिमेंटली प्रूव फिनोमेना है। और इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे डिविएट करें, और ऐसी इस कॉन्सेप्ट को जो लेकर आया डुअल नेचर का फिनोमेना, इसको कैसे हम लोग एग्जाम के पॉइंट से तैयार करें। आइए इस टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये हेडिंग आएगी यहाँ पर मैटर वेव। मैटर वेव, ठीक है। ए वेव इज एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल, या बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत क्लियरली समझना है, आपको अच्छे से जानते हुए चलना है। वेव पहला वर्ड यूज किया गया। ए वेव इज एसोसिएटेड विथ ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल, ठीक है। मूविंग मटेरियल पार्टिकल मीन्स अगर कोई पार्टिकल आपका मूव कर रहा है इसके साथ तो एसोसिएटेड विथ वेव मीन्स एक पार्टिकल को एज ए पार्टिकल ट्रीट कर लो, एज वेल एज इसको एज ए वेव ट्रीट करो। दोनों ही कॉन्सेप्ट को में एप्लीकेबल होगा इस फिनोमेना के साथ। आप देखिए, which control the particle in every respect. Control the particle in every respect. The wave associated with moving particle is called matter waves. अब पार्टिकल के साथ एक मूविंग पार्टिकल है, उस पार्टिकल मूविंग, एवरी मूविंग पार्टिकल्स एसोसिएटेड विद द वेव, ठीक है। और जो एसोसिएशन इस वेव के साथ गिवन है, जो दिख रहा है आपके साथ, वो कह रहे हैं कि उसी पार्टिकल के साथ है। और ये जो वेव बिहेविंग शो करता है इस पार्टिकल की वजह से, उसी को हम मैटर वेव कहेंगे। ये मैटर है या पार्टिकल है, वो मूव करता है और वो एसोसिएट करता है एक वेव के फॉर्म में, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मैटर वेव। और डी ब्रॉगली वेव की कहानी यहीं से स्टार्ट हुई थी, और डी ब्रॉगली वेव। नाउ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब आपने किसी मैटर को इस फॉर्म में लेके जाओगे, ये वेव आपके पास जाएगी। जब आप इस तरीके से इसको वेव को ले जाओगे इस सिस्टम के अंदर, तो यहां पर ये जो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, यही तो है वेवलेंथ। और इसी वेवलेंथ को आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहोगे। और यहीं पर जो पार्टिकल्स आपकी मूव कर रही है, वो मूव करती हुई जा रही है इसी पॉइंट्स पे, ठीक है। इस तरीके से ये पार्टिकल आगे की तरफ मूव करती हुई जाएगी, और ये मूविंग पार्टिकल क्या करेंगे, ये पार्टिकल की जो पोजीशन है उसके साथ साथ ही क्या करेंगे, वेव नेचर। आपको पता भी होगा कि यहाँ पर जो वेव नेचर है ये साइन टी के साथ है, और ये जो फंक्शन ऑफ साई एक्स और पोजीशन ऑफ टाइम टी के साथ होगा। बहुत बेसिक फार्मूला आप यहाँ पे लिखते हैं मैटर वेव के लिए, एक्स और टी इक्वल टू ए साइन ऑफ, ठीक है, के एक्स
ओमेगा टी माइनस का के एक्स एन प्लस का फाई। ये इक्वेशन बहुत बेसिक इक्वेशन है। यहां पर सब कुछ आपको दिख रहा है। यहीं पर जो ओमेगा के वैल्यूज है वो आपको मिल रही है 2π/t आर 2π इंटू एफ। यह फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी और यहां पर एक टाइम पीरियड है। बहुत ही प्रिसाइजली समझने की कोशिश करिएगा कि ये मैटर वेव को एज ए वेव कैसे ट्रीट कर सकते हैं और इसी वेव को एज ए पार्टिकल कैसे ट्रीट करते हैं। दोनों ही फिनोमिना बिल्कुल कोरिलेटेड टू ईच अदर है और साइमल्टेनियसली चल रहा है। क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट आपको दिया, ए वेव इज एसोसिएटेड विथ ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स। इसी चीज को कोरिलेट करने के लिए इस फंक्शन को यूज करेंगे हम लोग। नाउ k की वैल्यू जो आपके पास है k इक्वल टू वो 2π/λ, ये रिलेशन आपके पास आ जाती है। और इसी फंक्शन के साथ एक एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है पेपर में, एक एक फार्मूला इंपॉर्टेंट बहुत है यहाँ पर। और यहीं से जब आप वेलोसिटी की बात करते हो, वेलोसिटी की, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ कोरिलेशन है। जो वेलोसिटी आपको दिख रही है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ कोरिलेटेड है। अब कोई स्टूडेंट्स इस तरीके से भी पूछते हैं कि क्या ये फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ का रिलेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। वेवलेंथ की पोजीशन L है, इसकी डायमेंशन L है और फ्रीक्वेंसी के 1/t है, तो x/n इक्वल टू क्या था? वेलोसिटी हो गई। उस वेलोसिटी डायमेंशन से आप इसको करेक्टली चेक भी कर सकते हैं। नाउ ये पार्ट केस आपकी मूव कर रही है और उसमें एक वेवलेंथ लैम्डा, इसको एसोसिएटेड वेव कर सकते हो। यही तो इक्वेशन है यहाँ पर, यही तो चीज आपको समझना है। ये जो फिनोमिना आपको दिख रही है या इस फिनोमिना से आप देख सकते हो दो वेवलेंथ के बीच में अगर आपके पास कोई फेज डिफरेंस है, यहाँ पर फेज, तो ये पार्टिकल इस पोजीशन से मूव करेगी। अदरवाइज अगर आपने फाई को यहाँ से ये यूज करा है, फाई इक्वल टू 0, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगी? 2π आ जाएगी इस पॉइंट तक, पूरा एक कंप्लीट साइकिल। और यहीं पे टाइम पीरियड t आ जाएगा, वो t यहाँ पे दिख रहा है। और एक सेकेंड में जितने नंबर आप साइकिल ये मूवमेंट करेगी, ये वाली कहानी शुरू करेगी, साइकिल कंप्लीट करेगी, वही उसका फ्रीक्वेंसी होगा। और यही मीडियम के अंदर जो मैटर वेव प्रोपोगेट करता है किसी सिस्टम के अंदर, वही k होगा, k इक्वल टू 2π/λ। तो वेवलेंथ के साथ प्रोपोगेशन वेक्टर k, जो k यहाँ पर क्या है? प्रोपोगेशन वेक्टर k, इसके अकॉर्डिंगली ही ये मूव कर सकते। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक रिलेशन है। ये रिलेशन को यूज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की कि ये वाली जो कहानी है ये कैसे आई। इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग किस तरीके से मोमेंटम के टर्म में जाके यहाँ पे देख रहे हैं, ये चीज भी और ये चीज भी। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वेवलेंथ के साथ जो ये रिलेशन दिख रही है, ये वैल्यूज कितनी होगी? h/√2m इंटू ई। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये याद रखना बेटा, यहाँ पर लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास रूट ऑफ दिस वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होगा कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और हीलियम एटम है, ये देखना है। मैं इसकी वेवलेंथ का सीक्वेंस भी पूछ सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी का भी पूछ सकता हूँ, और ऐसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ हीलियम एटम, जिसके इसमें से मास मैक्सिमम ज्यादा होंगे उसी का तो वेवलेंथ कम होगा। अगर मैंने यहां पर ये वैल्यूज पुट कर दी इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये है प्रोटॉन के लिए, और ये है हीलियम एटम के लिए, तो मास जिसका ज्यादा है उसी की तो कम होगी यहां पर वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर मैं पूछता हूं, फ्रीक्वेंसी के दिस वन प्रोटॉन के लिए और फ्रीक्वेंसी ऑफ हीलियम एटम, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है वो आपको यहां से दिखता है। ये एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आपने ऐसा कहा कि जिसका मास सबसे ज्यादा है वही सबसे कम होगा, तो उस केस में आप इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देख सकते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है आपके पास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन की जो वैल्यूज आप करते हो तो ये वैल्यूज इससे ज़्यादा हैं, इससे तो ज़्यादा ही होती हैं, वो 10⁻27। तो ये वैल्यू ज़्यादा है, नेगेटिव की छोटी वैल्यूज है, नेगेटिव की बड़ी वैल्यूज है, तो ये कम, इससे ज़्यादा, और इससे कम वैल्यू हीलियम एटम की है। तो उसी ऑर्डर में इस सीक्वेंस को आप देख सकते हैं। बहुत बेसिक बात है। अगर रिलेशन की बात करें तो हमारे पास एक रिलेशन होता है E इक्वल टू एच म्यू फोटॉन के केसेस में, और एक रिलेशन आपके पास आता है E इक्वल टू mc²। आइंस्टीन के दो रिलेशन है।
इस दो रिलेशन से ही आपको सारी फ्रीक्वेंसी मिल गई। आपने कहा एच म्यू इक्वल टू एम सी का स्क्वायर और म्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, एच इक्वल टू म्यू इक्वल टू यहां पर कह सकते हो आप सी बाई लेमडा, दिस इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। एक सी से आपका सी कैंसिल, आपको मिला एच बाई लेमडा इक्वल टू एम इंटू सी, मोमेंटम का टर्म में मिल गया। और यही रिलेशन जो मोमेंटम का टर्म है लेमडा इक्वल टू एच अपान एम इंटू सी एंड दिस इज इक्वल टू मैटर के लिए। अब मैटर ये स्पीड ऑफ लाइट सी आ गया। लाइट जो पार्टिकल आपके पास है, अगर आप फोटोन की बात कर रहे हैं, फोटोन अगर लाइट है तो एच इक्वल टू एम सी लिखते हो आप, और यही एज ए मैटर की बात करोगे तो एच अपान एम इंटू वी। दैट्स वाई लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी के साथ को रिलेटेड आ जाएगा। यही रिलेशन यहां पर दिखाई दे जाता है आपको। ये जो रिलेशन है इक्वेशन 1 और 2 से रिलेटेड, वही चीज आपको यहां पर दिखाई जाती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीयूटी का चल रहा है, जहां से पेपर में क्वेश्चन श्योरली 100% ही आना है और इसके हिसाब से ही आप इसको लेके चलना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके पेपर के हिसाब से, इसलिए और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। इलेक्ट्रॉन की अगर मास को मान लेते हैं यहां पर, अगर इलेक्ट्रॉन का मास होता है तो आपकी कुछ वैल्यूज होती है। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन दिखता है, लेमडा इज इक्वल टू, ठीक है, 1 2.46 एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में अपॉन रूट ऑफ वी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में, ये मिलता है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन के मास के लिए। ऐसे ही अगर आप एक्सरे डिफ्रेक्शन की बात करते हो एक्सरेज के लिए, तो यहां पर 12400 एंगस्ट्रॉम में अपॉन वी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टर्म आ जाती है। इस दोनों के टर्म में बहुत डिफरेंस है, ये वैल्यूज बहुत छोटी आती हैं, ये वैल्यूज बड़ी आती हैं। तो ये रिलेशन आपको एक ये एक्सरेज के लिए है, एक्सरे के लिए, और ये आपके पास मैटर पार्टिकल के लिए जब आप फोटोन के साथ ट्रीट करते हो। कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पेपर में पूछा जाता है कि लेमडा इक्वल टू जो आपके पास एच अपान रूट में 2m ई लिखा हुआ है, वेयर ई इज द काइनेटिक एनर्जी। यहां पर जो ई आपके पास गिवन है ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में काम करता है। तो जैसे आपके पास ये रिलेशन जो लेमडा इक्वल टू, ठीक है, लेमडा इक्वल टू एच अपान रूट में 2m ई के, इस जो ए के दिख रहा है आपके पास, ये काइनेटिक एनर्जी है आपके पास ए के इक्वल टू, या आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हो, दैट्स वाई इसको 1/2 mv² भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, या आप इसको लिख सकते हो 1/2 mv², और इसको आप लिख सकते हो 3/2 mv²। ये डिपेंड करेगा, ये 1 डायमेंशन में है और ये आपके पास 2 डायमेंशन में है और ये आपका 3 डायमेंशन में है। तो डायमेंशन के बेसिस पर भी ये वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको 1 डायमेंशन के लिए पूछता हूं तो आपके पास लेमडा इक्वल टू एच अपान रूट में 2m और इंटू 1/2 m इंटू v², ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। और यहां से ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी 2 से 2, ठीक है, तो h अपान रूट में m² v², ये रिजल्ट आ सकता है। कई बार पेपर में आपको ऐसे भी दिखा, लेमडा इक्वल टू एच अपान रूट में 2m ई इंटू वी, ठीक है, और इन्होंने इसको ऐसे लिखा h अपान रूट में x एंड रूट में आपके पास यहां पे लिख दिया EV, ठीक है, और पूछते हैं आपसे वेयर x इज, पहला ऑप्शन ए होगा आपके पास, यहां पर ए होगा ME 2ME, बी ऑप्शन होगा आपके पास रूट में 2ME, ठीक है, और सी ऑप्शन होगा आपके पास रूट में 3ME, ठीक है, एंड डी ऑप्शन होगा रूट में ME। इस तरीके का ऑप्शंस आपको वहां पे दिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि इसकी वैल्यूज में जो रूट की वैल्यूज है, रूट 2 जो आ रहा है 1.41 को भी कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्ट करके ये वैल्यूज आपको दी जाएगी। और इस केस में जब आप इसको डिस्कस कर रहे हैं इस पार्ट्स में, इसलिए डिस्कस किया जा रहा है कि मैटर वेव का ये जो सीक्वेंस है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलता है। तो इस ऑप्शन में रूट x में x लिखा हुआ है, तो ये 2ME ही आपका आंसर ठीक होगा, इसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है। अब बात आती है यहां से इस कंडीशन में कि जो वेवलेंथ के साथ गिवन ग्राफ है, वेवलेंथ के साथ, ठीक है,
m मास के साथ इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, रूट में x है तो वो बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए, यही है ना, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू रूट में, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सॉरी, सेम मिस्टेक्स स्टूडेंट्स के साथ भी होगा। यहां पर जो वैल्यूज आपके पास दिख रही है वो अगर आपने m के साथ किया है तो लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान रूट में m ही है, सो दैट ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। ठीक है, वो ग्राफ आपको इस तरीके से दिख सकती है। सेम वेवलेंथ के टर्म में जब आप p के साथ प्लॉट करेंगे, लेमडा के साथ p, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसको आप बोलते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिकॉज लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p। अब इसी सिस्टम में मास को चेंज करके रेशियो के, इसके रेशियो के वैल्यूज काफी पूछे गए, रेशियो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ हीलियम एटम की वैल्यूज क्या होगी आपको यहां पे बताना होगा। मास के साथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप यहां कह सकते हो कि ये 4/1 ये आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2:1। इस तरीके का रिलेशन भी पेपर में मिला है, वेवलेंथ के टर्म में मिला हुआ है, ग्राफ के टर्म में मिला हुआ है, इस इक्वेशन के टर्म में भी मिला हुआ है। ठीक है, और इस इक्वेशन को अलग अलग वैल्यूज के फॉर्म में, जैसा कि मैंने आपको यहां पे दिया, इस वेव के फॉर्म में, यहां से भी आप ट्रीट कर सकते हो। अब इसमें क्या है, जो फोटॉन के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, फोटॉन की जो पार्टिकल्स गिवन है उस केसेस में आपके पास 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये है कि आप किसी पार्टिकल को, जो फोटॉन की पार्टिकल्स चल रही हैं वो क्वांटम मैकेनिकल पार्टी है, और उस पार्टिकल को आप बहुत बेसिकली कहीं भी ट्रीट नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी हैव नीड सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ देयर फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तब जब आप किसी सिस्टम में किसी पार्टिकल लोकेलाइज करते हो, उस पोजीशन पे फाइंड आउट करते हो कि पार्टिकल हो कहां सकता है। तो उस सिस्टम के अंदर आपको जनरली एक पार्टिकल का सिस्टम है, अगर फेज वेलोसिटी है तो उसमें आप ये नहीं बता सकते कि ये पार्टिकल कहां पोजीशन पर होगी। तो लोकेलाइज करने के लिए सिस्टम में आप उसको, इस पार्टिकल को इस तरीके से बिहेव करते हो, और उसी साथ में एसोसिएटेड वेव को भी इस तरीके से बिहेव किया जाता है, और ये गेस किया जाता है इस केस में ये पार्टिकल इसी सिस्टम में इस पोजीशन पे कहीं यहां पर होगा और वो कहीं यहां पे हो सकती है। तो जो प्रोबेबिलिटी है इस पार्टिकल के होने की वो इसी लोकेलाइज्ड एरिया में होगा। तो मैटर वेव के केस में क्या होगा, क्वांटम मैकेनिकली होगा तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं उसका वेव फंक्शन लिख करके। मैकेनिकली वेव में आप कैसे करोगे इसको, मैटर वेव के लिए, तो वहां के लिए हमको इसको डिफाइन करना पड़ता है कि एक ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, वेयर जो फेज वेलोसिटी की बात हम करते हैं वो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो इस फेज तो 0 है यहाँ पर। जब भी आप किसी केस में देखते हो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर जो ये वैल्यूज गिवन है आपके पास, ये सभी क्या है, एक फेज के फॉर्म के है, यही फेज है, और यहीं से आप ओमेगा टी इक्वल टू के एक्स लिख सकते हो। ठीक है, और के एक्स के हिसाब से एक्स अपॉन टी इक्वल टू ओमेगा बाई के लिख सकते हो, और दिस इज नथिंग बट यही आपके पास वीपी आ जाएगा। यही इक्वेशन है। जो फेज है इस पार्टिकल का, इस पोजीशन का चेंजेज है टाइम के साथ में, टाइम के साथ में इस फंक्शन की जो बिहेवियर है आपके पास एक्स और टी पोजीशन के साथ, ये किस पोजीशन पे किस पार्टिकल पे होगा आप उसको लोकेलाइज करना पड़ेगा। वो कहीं इसी के बीच में कहीं होगा, यहाँ पे कहीं हो सकता है, आप लोकेलाइज करते हो उसके लिए। ठीक है, सो दैट इसको आप बोल सकते हो फेज वेलोसिटी है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल इसमें चल रहा है कि फेज बेस एक ही वेव चलेंगे, इसके साथ पूरा ग्रुप चलेगा, बहुत सारे ग्रुप पार्टिकल्स होंगे। तो ग्रुप में, बंच में किसी चीज को लोकेलाइज करोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दिस पोजीशन एट द गिवन टाइम टी एंड सम अदर थिंग्स। तो किसी पोजीशन पे किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी होने की चांसेस तब ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब उसको आप ग्रुप के फॉर्म में देखते हो। और ग्रुप के लिए क्या चाहिए आपके पास यहाँ पर, इसी चीज़ को आप जब वी जी की बात करते हो, वी जी क्यों, तो उसको आप कहते हो डी ओमेगा बाई टी के। इसी को आप एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो। अब इस दोनों के साथ ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के साथ रिलेशन है, बहुत सिंपल सा बेसिक रिलेशन है जिसको आप देख सकते हो। वी जी इक्वल टू डी अपॉन डी के
ऑफ ओमेगा की वैल्यूज यहाँ से रख सकते हो आप, ओमेगा इक्वल टू बी पी इंटू के रख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू बी पी बाई के यहाँ पे आप रख सकते हो। तो दिस इज केस बी पी इंटू ओमेगा, दैट्स वाई आप बी पी सॉरी डी के है, तो यहाँ पर बी पी और यहाँ पर आपके पास आएगा डी के अपान डी के पहला एंड प्लस के लिखोगे आप और डी बी पी अपान डी के इसके बाद, ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। इसमें ये तो दोनों सेम सेम है तो 1 आ जाएगा, देन बी पी प्लस के डी वी पी अपान डी लेमडा डी के और साथ में ग्रुप वेलोसिटी। ये एक शानदार रिलेशन इसके बीच में मिला। और ये सिस्टम किसके लिए है? फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए। अगर ये मीडियम आपका नॉन डिस्पर्सिव सिस्टम है तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होगा? डी वी पी अपान डी के इक्वल टू 0, तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी ही बचेगी इसके साथ में। अब इसका डिस्पर्शन के दो रीजन हो सकता है। अगर डिस्पर्शन है आपके पास, ठीक है, फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम दिस क्वांटिटी विल बी द 0, और उस केस में ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होगा। अगर आपके साथ इसी टर्म में जब आपने लेमडा की बात करी थी, लेमडा की, ये तो आपके पास है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा, इस टर्म से आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। कैसे? k इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा एंड डी के इक्वल टू माइनस का 2 पाई बाई लेमडा का स्क्वायर और इंटू डी लेमडा, यही है ना, ये वैल्यूज है, माइनस का 2 पाई बाई लेमडा स्क्वायर इंटू डी लेमडा। इस वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर सकते हो, k की वैल्यू पुट कर देना तो आपके पास एक शानदार रिलेशन निकल के आएगा। यहाँ पर यहीं से एक बहुत अच्छा सा रिलेशन निकल के आपके पास आएगा इस रिजल्ट्स में, वी जी इक्वल टू वी पी एंड प्लस के 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है, इंटू डी वी पी अपान माइनस का 2 पाई बाई लेमडा का स्क्वायर और इंटू डी लेमडा, यही है ना। तो 2 पाई से आपका ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये निगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, एक वेवलेंथ से एक वेवलेंथ भी कैंसिल होगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा आपके पास वी जी इक्वल टू वी पी माइनस का लेमडा एंड डी वी पी अपान डी लेमडा। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बेसिस पर, इसी के बेसिस पर आपके पास बहुत सारे मीडियम आएंगे, दिस इक्वल टू दिस, ये रिलेशन और ये रिलेशन वेवलेंथ के टर्म में जाएगा आपके पास और ये वीजी के साथ जाएगा। तो एनोमलस सिस्टम है, यहाँ पर एनोमलस है, डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव सिस्टम है, ठीक है। एनोमलस और नॉर्मल दो सिस्टम होंगे और एक नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होगा। तो वीजी इक्वल टू वीपी यहाँ पर होगा, वीजी इक्वल टू वीपी यहाँ पर, ठीक है, नॉन डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव में एक आपके पास बीजी इज ग्रेटर देन वीपी एंड वीजी इज लेस देन वीपी, ये 3 डिफरेंट कंडीशन आएगी। ये एनोमलस के सिस्टम में और ये आपके पास, ठीक है, नॉर्मल है, ये आपके पास नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। तो इस तरीके से ग्राफ भी आपको देखने को मिल सकते हैं इसी फार्मूले के बेसिस पर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा और इसी के बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं, इसी के बेसिस पर आपको ग्राफ मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर मैंने यहाँ पे कहा कि जो वी की वैल्यू है वो सी लेमडा के पावर -1/2 है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि वी की वैल्यू क्या होगी। वी की वैल्यू यहाँ से पूछी जा रही है कि वीपी सी लेमडा के पावर -1 मैटर वेव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में देखने को मिल जाता है। तो इसी रिलेशन को यूज करके आप निकाल सकते हैं वीजी इक्वल टू बीपी की वैल्यू कितनी है आपके पास, सी लेमडा के पावर -1/2 माइनस, ठीक है, लेमडा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास लेमडा है एंड डी अपान डी लेमडा और साथ में सी लेमडा के पावर -1/2, यही है रिलेशन। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो ये माइनस नीचे आएगा, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और इसके पावर -1/2 है तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, -1 करेंगे तो माइनस का 3/2 और ये वाला इवेंट जाकर प्लस करेगा फिर से -1/2 आ जाएगा। तो ये रिलेशन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सी लेमडा के पावर -1/2 एन प्लस इसकी वजह से एन 1/2 और सी लेमडा के पावर -1/2 आ जाएगा।
इस दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, सिंप्लीफाई कर लो, ये निकल के आ जाएगा आपके पास 3/2 सी लेमडा के पावर -1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 वीपी, ये आंसर आ जाएगा। 3/2 रिलेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 3/2 का फंडा यहां से लेके आपको चलना है। तो ये डी ब्रागली हाइपोथेसिस से रिलेटेड थोड़ा सा मैटर वेव का जो इक्वेशन था, यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपके पास आ गए यहाँ पर। इस पूरा रिजल्ट में ही पूरे एक एक फार्मूला, एक एक कैलकुलेशंस, एक एक ग्राफ, हर चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैटर वेव के साथ मॉडर्न फिजिक्स में ये पेपर का टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ये दोनों ही पार्ट्स जो यहाँ से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैटर वेव के सिस्टम में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इक्वेशंस और सारी ही कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, और सब चीज़ ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है और हर चीज़ पेपर में आपको देखने को मिल जाती है। सिमिलरली आपके पास और भी छोटे छोटे जो बातें हैं, वो पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की बात यहाँ पे आ गई, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिस्कस करेंगे। एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल, ओके, डिफरेंस V is E is equal to 1/b square and q into v. Sometimes this will behave like this one. चार्ज पार्टिकल के लिए q भी लिखा है, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखो तो e भी लिख सकते हो आप। ठीक है, सो दैट जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की वैल्यूज है वो इस फिनोमिना को यहाँ तक अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही दिया है इस चीज़ को कि इस फॉर्म में आते हैं। और यहीं से ये वैल्यूज जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताई थी यहाँ पर कि इसको x करके लिख सकते हैं इसको, जैसे कि h/रूट में x और रूट में v, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ से पूछ सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो 2m × q बता देना। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके हिसाब से आप इसको लेके चलेंगे। लेमडा इज इक्वल टू h/p, बाय डेरिवेशन मैंने कर दिया कॉन्सेप्ट क्लियरली। अब बात है एग्जाम्पल के लिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। दूसरी बात आती है प्रोटॉन के लिए, और इस फार्मूले की वैल्यूज आपको देख सकते हो। और न्यूट्रॉन के लिए आ गए यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास आ गया यहाँ पर अल्फा पार्टिकल के लिए। अगर मैं इसमें से वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करें, जैसे 2He की अभी बात किया हम लोगों ने इस चीज से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको दिख रही है कि जो वैल्यूज है गिवन अलग अलग, सब मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर मैं एक ही वैल्यूज पे बात करूँ, V इक्वल टू 100 इस पे बात करता हूँ, तो जो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज है ये 10 से डिवाइड करोगे आप तो 1.227 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अगर मैं इसी से प्रोटॉन की बात करता हूँ तो प्रोटॉन के केस में 10 तो 0.0286 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अगर मैं इसी अल्फा पार्टिकल की बात करता हूँ, इसमें अल्फा पार्टिकल की, ठीक है, तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो 0.0, ठीक है, 101 एंगस्ट्रॉम आ जाए। बिल्कुल सेम सीक्वेंस आ रहा है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ लेमडा इलेक्ट्रॉन की है, उससे कम प्रोटॉन की है, और उससे कम अल्फा पार्टिकल की है। और मैंने फ्रीक्वेंसी के टर्म में इसलिए दिया क्योंकि कई बार फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी आ जाता है, ये प्रोटॉन है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा पार्टिकल के साथ। ये रिलेशन आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 100 इसलिए लिया मैंने ताकि रूट में 10 बाहर निकल जाए और उसकी वजह से सबको डिवाइड करके आप किसकी वैल्यूज बता दें। थिंक अबाउट समथिंग इज देयर। और ये सबसे फेमस क्वेश्चन है पेपर का कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी किसकी, और सिर्फ मास पे डिपेंडेंसी है और मास के हिसाब से इसका रिलेशन निकल जाएगी। अगर आपको सिर्फ ये बात भी याद रही एग्जाम के दिन, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m, तब भी आपकी इस क्वेश्चन को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों के टर्म में इसको आप ठीक कर सकते हैं। और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, पेपर में आपको CUT के हमेशा इस पेपर से मिल जाता है। ग्राफ आ सकता है, रेशियो के फॉर्म में आ सकती है, इसकी वैल्यूज आ सकती हैं,
कुछ ना कुछ आपको पेपर में जरूर मिलेगा यहाँ से, और इसी की बेसिस पर आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आप बात आती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन केसेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से कोई ना कोई एक चीज आपको जरूर देखने को मिल सकती है। जैसे यहाँ पर न्यूट्रॉन के केसेस में है 0.0086 रूट में इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और इसको एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में लिखना है तो आपके पास 0.06, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये मीटर के टर्म में यहाँ पर, और ये वैल्यू जो आपके पास आ रही है वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हम बात करते हैं तो 0.286 अपॉन रूट में, ठीक है, V या E जो भी लिखना आपको, E लिख सकते हो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये टर्म क्या एंगस्ट्रॉम में, ये रिलेशन आपको याद रखना है 0.286 अपॉन रूट में E इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। ये रिलेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस रिलेशन को भी आपको याद रखना होगा। एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो थर्मल न्यूट्रॉन के लिए आप इसको भी याद रख सकते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन ये आपके पास थर्मल न्यूट्रॉन Tn की बात करते हो तो ये आपके पास 30.83 अपॉन रूट में T इंटू एंगस्ट्रॉम है। ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कई बार आपको ऐसा भी मिल सकता है कि इन थर्मल न्यूट्रॉन के केसेस में क्वेश्चन इस तरीके से यहां से आता है, इन थर्मल न्यूट्रॉन system the temperature is 100 centigrade, then the value of wavelength is, ठीक है ना। यहां पर जो आपके पास गिवन है ये केल्विन होती है 100 केल्विन, क्योंकि यहां पर जो ये टेम्परेचर आपका गिवन है वो केल्विन के फॉर्म में गिवन होता है। तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन यहां पर होता है आपके पास, ए ऑप्शन फर्स्ट वन, ठीक है, 30.83 एंगस्ट्रॉम। बी ऑप्शन होगा आपके पास यहां पर 308.3 एंगस्ट्रॉम। सी ऑप्शन आपके पास होगा 3.08 एंगस्ट्रॉम एंड डी ऑप्शन आपके पास होगा 0.308 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे ही आपने इसका सोल्यूशन करना है इस केस में, तो लेमडा ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन इक्वल टू 30.83 अपॉन रूट में 100 एंगस्ट्रॉम, डिवाइड करेंगे इसको 3.08, ठीक है। जो लोग गेस करते हैं वो उनको इस साइड जाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं यहाँ पर, जो कि रॉन्ग है, ये इस पे नहीं जा सकते, क्योंकि उनको नॉर्मल जो वैल्यूज़ दिखती हैं पॉइंट में यहाँ पर, जो आप न्यूट्रॉन के लिए देखते हो या आप किसी दूसरे पार्टिकल के लिए देखा, आपने प्रोटॉन्स के लिए भी देखा, तो 0.1 के साथ ही है। तो चांसेस लोगों के इधर तरफ जाने के ज़्यादा रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। थर्मल न्यूट्रॉन के केसेस में जो वैल्यूज है वो 30.83 अपॉन रूट में T इंटू एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में है, और ये वैल्यूज यहाँ पर आ जाती है। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल इजी क्वेश्चन है, बट इस इजी क्वेश्चन को भी बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। ये इक्वेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि थर्मल न्यूट्रॉन टेम्परेचर के बेसिस पर एक ही फार्मूला यहाँ पर गिवन है वेवलेंथ के लिए, और उसी से इसका रिलेशन निकालना होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास है, और ये पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जितना इंपॉर्टेंट आपके डी ब्रॉगली वेवलेंथ हाइपोथेसिस का है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थर्मल न्यूट्रॉन सिस्टम आपके पास है। और गिवन सभी वेवलेंथ में, जिसमें आपने अल्फा का निकाला, न्यूट्रॉन के लिए निकाला, इलेक्ट्रॉन के लिए आपने अल्फा पार्टिकल के लिए, आपने प्रोटॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, थर्मल न्यूट्रॉन के लिए, जितनी भी वेवलेंथ वाली लाइट आप निकाल रहे हैं, उन सब में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका थर्मल न्यूट्रॉन वाला,
जिसमें 30.83 अपॉन रूट में टी इंटू एंगस्ट्रॉम जो यूनिट है एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में है, और वहीं से इसका रिलेशन आपको निकालना होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेपर के लिए, इसको बिल्कुल याद रखिए। और यही वैल्यूज मैक्सिमम यूज में आती है, जब भी पेपर में देखा गया तो ये वैल्यू ज़्यादा देखने को मिल जाती है। 100 केल्विन फेमस फार्मूला है यहाँ पर पुट करने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर यह है, इसी के हिसाब से आपको लेके चलना है। अब आती है बात सिंपल सा ग्राफ की तरफ। देखते हैं इसमें क्या होगा ग्राफ के साथ ही। ग्राफ ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ वर्सेस द, ठीक है, कॉम्पिटेंट वर्सेस मोमेंटम होगा, सॉरी यहाँ पर मोमेंटम P, ठीक है, वेलोसिटी V एंड एनर्जी E इसके साथ है, ठीक है ना। इस रिलेशन में आप देख सकते हो कि लेमडा के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू V एंड दिस इज इक्वल टू h अपॉन P, सो दैट लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P आएगा। और इस P को ही आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस ग्राफ को। और उसी को जब 1 अपान पी कर दिया तो 1 अपान पी के साथ क्या स्ट्रेट लाइन हो गई, स्लोप आ गया यहाँ पर। और यही जो स्लोप है वो किसकी वैल्यू देगी, प्लांक कांस्टेंट की। हमेशा इस बात को आप रिलेशन में याद रखिए कि जो आपने लेमडा इज इक्वल टू h अपान पी है आपके पास, तो अगर आपने इसको लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान पी के साथ ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो जो कांस्टेंट टर्म है वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है। तो कांस्टेंट टर्म जो फंक्शन हो गई यहाँ पर, जैसे आपने 1 अपान पी का देखा है लेमडा के साथ स्ट्रेट लाइन, जो इसका स्लोप है, जो स्लोप है वो स्लोप की वैल्यूज क्या होगी, दिस अपान दिस, इस दोनों का जो रेशियो होगा वही तो आपके पास वेवलेंथ, वो होगा आपके पास h, ये होगा प्लांक कांस्टेंट। तो कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है कि गिवन ग्राफ में जो आप वेवलेंथ वर्सेस 1 अपान टी के साथ ग्राफ में इसका जो स्लोप है उसकी वैल्यूज क्या होगी। आंसर ऑप्शंस में दे सकते हैं, मास, वेलोसिटी, प्लांक कांस्टेंट, मोमेंटम, कुछ भी दे सकते हैं कि इन गिवन ग्राफ क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा, इन ए गिवन ग्राफ लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान पी, द स्लोप विल बी, ठीक है। पहला ऑप्शन होगा मास, दूसरा ऑप्शन होगा बी वेलोसिटी, तीसरा ऑप्शन होगा आपके पास मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और डी ऑप्शन होगा आपके पास प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। तो किसी भी गिवन फंक्शन में जो स्लोप की वैल्यूज होती है उस इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसी को ये देता है, तो आप इसको कह सकते हो प्लांक कांस्टेंट। बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ें हैं, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और यही चीज़ें आपको पेपर में देखने को मिल सकती है। सो दैट तो जो स्लोप की वैल्यूज आपके पास गिवन है वो लेमडा वर्सेज 1 अपन पी के साथ वो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यूज ही देगा यहाँ पर, सेम ग्राफ भी यहाँ पर है। अब डिफरेंट वैल्यूज के साथ अगर आप देखते हो 1 अपान वी के साथ, 1 अपान वी के साथ स्लोप है, तो उसमें जो स्मॉलर मास है उनकी स्लोप ग्रेटर होगी और जो लार्जर मास होंगे उनके स्लोप लोअर होंगे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा इक्वल टू h अपान एम बी से। तो जिसकी वैल्यूज कम होगी वो उसकी वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साथ। जिसके लिए वैल्यूज कम होगी इसके लिए वैल्यू ज़्यादा होगी। स्मॉलर इज ऊपर प्लस ऊपर होगा स्लोप के अंदर, हायर स्लोप रखेगा ये चीज़, और जो लार्जर है वो कम स्लोप रखेगा, नीचे की तरफ जाएगा। सो दैट यहाँ पर जो वेवलेंथ के साथ रूट में ई का रिलेशन है तो ये 1 अपान ई है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट में ई। तो स्मॉलर एम के लिए ऊपर स्लोप हायर स्लोप होगी और जो लार्जर एम है उसके लिए लोअर वैल्यूज होगी। तो दोनों ही इस तरीके से स्लोप दिखा रहे हैं। ऊपर वाले का मास कम है, मीन्स मास ऑफ 1 एंड मास ऑफ 2, तो मास ऑफ 1 इज लेस देन मास ऑफ 2। यही चीज़ रिलेशन आपके पास जो ये स्लोप सी दिख रही है,
तो 1/e के साथ भी यही चीज़ दिखेगा। हायर स्लोप की जो वैल्यूज होगी वो लोअर मास की होगी और जो लोअर स्लोप होगी वो हायर मास की होगी। तो लार्ज मास के लिए कम, स्मॉल मास के लिए ऊपर। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर अगर ये m1 और m2 है तो आप कह सकते हो कि m1 इज ग्रेटर देन m2, सॉरी m2 इज ग्रेटर देन m1। इतनी सी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। मॉडर्न फिजिक्स के इस चैप्टर में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। सो दैट एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जो वहाँ पर है, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये सब भी आपके पास डुअल नेचर की बात चल रही है। ये सब किसके लिए है? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसी पार्ट को डिस्कस करते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो जो डुअल नेचर ऑफ मैटर है, उसी मैटर के साथ बहुत सारी कहानियां चल रही है। इसी के सारे एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, फार्मूले, कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है इसमें, इट इज यूज्ड टू स्टडी द स्कैटरिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए सॉलिड और टू वेरीफाई द वेव नेचर। ये वाली कहानी आ गई, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन emitted by electron gun is made to fall on nickel crystal cut along the cubical axis at a particular angle। ठीक है, यहां पर जो पर्टिकुलर एंगल गिवन कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंगली आपको इसको देखना है। यहां पर इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहां से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, अब इस पे डाल के इसके मोमेंटम को वेव कर रहे हैं। मोमेंटम का चेंज तभी मिलेगा जब उसके अंदर एंगल के साथ अगर कोई वेव नेचर होगा। जैसे आपने साई पोजीशन के साथ टी की वैल्यूज बात कर रहे थे, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस 5, ये तो इक्वेशन आपके पास है। और यही पूरा फेज है आपके पास थीटा, ये पूरा फेज आपके पास थीटा है। तो साइन थीटा की वैल्यूज के साथ जब आप इक्वेशन मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो आप कहते हैं ए साइन थीटा इज इक्वल टू एल लेमडा, जब डिफ्रैक्शन की कंडीशन में आई थी। और जब एक्सरेज में आप जाते हो तो वहाँ पे आप कहते हो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एल लेमडा। तो इन सब के साथ एंगल की जो वैल्यूज कंडीशन दिख रही है, ये सिर्फ वेव नेचर की वजह से है। तो जैसे जैसे आपने निकल क्रिस्टल्स के ऊपर बीम ऑफ लाइट को डाला, इंसिडेंट बीम को, तो डिटेक्शन के अंदर देखा आपने बीम की बिहेवियर विथ थीटा एंड फाई के साथ। क्या इस वेव नेचर के साथ रिलेशन में चेंजेस आ रहे हैं, वो डेविएशन एक्सपेरिमेंट में आपको देखने को, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहा है। द डिफ्रेक्टेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर which can be positioned at an angle by the rotating it about the point of incidence. The energy of incident beam of electron can also be varied by the changing the applied voltage to the electron gun. Now, the Davisson and Germer found that the intensity of a scattered beam of electron was not the same but different at the different angle of scattering. This is the provenness of wave nature. This is prove the wave nature of light. डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही देखा कि डिफरेंट एंगल जब आप चेंज करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स का बीम आपको मिल जाती है। इंसिडेंट बीम आपने दिया जब 44 वोल्ट पे, तो वो इस तरीके से बिहेव करा, और जब आपने 48 दिया तो उसका नेचर इस तरीके से दिख रहा है वेव का। 54 दिया आपने तो और भी वेव नेचर दिख रहा है इसके साथ ही 50 एंगल पर, और जब आपने 64 दिया तब देखा आपने कुछ और वेव दिख रही है। तो इन सब का डिफरेंट डिफरेंट जो नेचर दिख रहा है, यही चीज़ इसी स्कैटरिंग के लिए डिफरेंट वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। उसी के बेसिस पर तब इंटेंसिटी इज द मैक्सिमम एट 54 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस along and 50 different angles. Using the Brock's formula 2d sin theta lambda, जो कि मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म करा आपको, we can determine the wavelength of this light. तो जो भी आपके पास गिवन एंगल है उसके अकॉर्डिंगली आप इस फॉर्म से कैलकुलेट करके यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एंगल जो आपके पास आ रही है 1.65 एंगस्ट्रॉम, ये एक्सरे की वेवलेंथ है। एक्सरेज का ये वेवलेंथ की ऑर्डर है, ये विजुअली जनता ही नहीं
क्योंकि विजुअल रीजन में जो आपके पास बहुत सारी आती है रेडियो वेव, ठीक है, यही तो रेंज है। और इसमें जो आपके पास विजुअल रीजन है वो है विवग्योर, ये है विवग्योर। इस विजुअल रीजन के अंदर ये 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉन्ग तक आप इसको लेके जा सकते हो, ये विजुअल रेंज। उससे पहले वाली, उसके बाद वाली, उससे ज़्यादा की जो कंडीशंस आ रही है, जो एक्सरेज दिख रहा है आपको, एक्सरेज, इसकी जो वेवलेंथ है 1.6 या 1 के ऑर्डर का है। ये ऑर्डर ऑफ जो न्यूक्लियस की साइज होता है उसके ऑर्डर का होता है। दैट्स वाई ये उस पर जाके इस पर डिफ्रैक्ट होंगे, डिफरेंट इंसिडेंट वेव डिफरेंट एंगल पर डिफ्रैक्ट होंगे, और वहाँ से यूज करके इस वैल्यूज़ को हम लोग वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं 1.67, ठीक है। नाउ द डिब्रागली वेवलेंथ लैम्डा, ये जो फार्मूला आपके पास गिवन है, इसके अकॉर्डिंगली जो आपके पास वेवलेंथ आ रही है वो 1.65 ये आ रही है, और इसकी अकॉर्डिंगली जो आपके पास 1.67 लैम्डा आ रही है, मतलब नियर बाई पास पास ही है इस दोनों फार्मूले से। डिब्रागली हाइपोथेसिस से जो आ रही है, ठीक है, ब्राक्स फार्मूले से जो आया आपके पास वेवलेंथ, वही चीज़ तो आ रही है डिब्रागली हाइपोथेसिस से 1.67 एंगस्ट्रॉम के आसपास, वही आ रही है, दोनों सेम सेम। तो इस दोनों ही रिजल्ट को आप देख सकते हो कि वेव नेचर में भी वही आ रही है और पार्टिकल नेचर के साथ भी वही शो करेगा आपको। फोटोन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब उसमें जो डिब्रागली जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है, उसी मैटर्स के अंदर इसी बिहेवियर को आइंस्टीन ने यूज करा, और नोबेल प्राइज भी आइंस्टीन इसी के लिए लेके गए। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज इसी काम के लिए मिला हुआ था। इसमें इन्होंने यही बात कही यहाँ पर, फोटोन, सबसे पहले फोटोन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी, लाइट प्रोपोगेट इन द डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट पैकेट का मतलब हो गया E इक्वल टू एन एच म्यू, वेयर एन की वैल्यूज 1 2 3 डैश डैश है, ये चीज इज कॉल्ड फोटोन। डिस्क्रीट सिस्टम के अंदर उन्होंने बोला कि जो बंडल ऑफ लाइट, जो लाइट प्रोपोगेट कर रही है सिस्टम्स के अंदर, वो चीज क्या हो रही है, एक फोटोन के टर्म में प्रोपोगेट हो रही है आगे की तरफ। और इसी लाइट के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन आपके पास गिवन है, ये क्या है, एनर्जी फोटोन। तो ई इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, एच म्यू, और दिस इक्वल टू एस सी बाय लेमडा, ठीक है। वेयर स्पीड ऑफ लाइट इज प्लांक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है। बहुत बढ़िया वैल्यू चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बहुत ही हाई स्पीड वैल्यूज हैं, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 और इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ओके। नाउ फॉर द इलेक्ट्रॉन बोल्ट ईवी के टर्म में E/c², एंड दिस इज इक्वल टू ये वेवलेंथ आ गई, और यहीं से आप इसको वेवलेंथ के टर्म में दे सकते हो, एंगस्ट्रॉम इन वेवलेंथ के टर्म में 1/400/E, ठीक है, और E किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है और इसी रिलेशन को भी यूज कर सकते हो आप। नाउ द मास ऑफ फोटोन, एक्चुअली रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0, ये बात याद रखना है। इट इज इफेक्टिव मास इज गिवन बाय E इक्वल टू mc², h म्यू, मास E इक्वल टू m इक्वल टू E/c², एंड देन h म्यू अपॉन c², और h जो मास आपके पास दिख रहे हैं यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट, एंड वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ, सॉरी, ये है इसका इफेक्टिव मास। जनरली पेपर में आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है कि मास E इक्वल टू E/c², ये इफेक्टिव मास इसका, ठीक है। मास ऑफ फोटोन m इक्वल टू E/c², वो एनर्जी के फॉर्म में है, और तो एक्चुअल में मास का अपनी जो वैल्यूज है वो इस तरीके की होती है। बहुत बेसिक बात अगर मैं पूछना चाहता हूं किसी से भी, पास्टुलेट E इक्वल टू m × c², अकॉर्डिंग टू पास्टुलेट्स ऑफ आइंस्टीन, आइंस्टीन के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि C + C इक्वल टू C होता है, 2C नहीं लिखते क्योंकि ये मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट है, ये मैक्सिमम स्पीड है इन मीडियम में, ये इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। सो दैट इसका जो बिहेवियर है C + C इक्वल टू C, ये पॉसिबल है, बट 2C पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 2C इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि
जो इसकी वैल्यूज है आपके पास गिवन वो सी से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ द 2c। ठीक है, तो वो लिस्ट द सी पॉसिबल। सो दैट यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में सी स्क्वायर कैसे पॉसिबल है। दोबारा सुनिए, अगर आप कह रहे हो सी प्लस सी इक्वल टू 2c पॉसिबल नहीं है क्योंकि सी से ज्यादा हो रही है, उसको आप यूज नहीं कर सकते, देन हाउ इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट दिस वैल्यूज E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में सी स्क्वायर कैसे यूज कर रहे हो। सी तो खुद ही उसका स्क्वायर का टर्म हो गया, वो तो और भी ज्यादा पावर चली गई। हाउ इट इज पॉसिबल। For the answer of this question, we can message in the YouTube session as well as you can message from this academies. Or also you can interact with the faculty from the sparring essays to be discuss about these relations. इस स्पायरिंग एसेस की फैकल्टी से आप डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर चैट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हो कि प्लीज़ रिप्लाई द आंसर ऑफ दैट कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा है, पास्टुलेट में रखा है कि किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड है वो सी से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, वो 3 × 10⁸ है, तो फिर आप E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में सी स्क्वायर को कैसे यूज़ करते हैं और क्या इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस है एंड वाई यू आर यूजिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आप आंसर करेंगे तो मैं इसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है मोमेंटम। मोमेंटम किस टर्म में P इक्वल टू एम इंटू सी लिखेगा आप। ठीक है, और C इक्वल टू यहाँ पर ये कुछ और है एच म्यू अपॉन सी। ठीक है, P इक्वल टू एम इंटू सी और इस रिलेशन से आप लिख सकते हो एच म्यू। ठीक है, ये E होगा यहाँ पर E अपॉन सी, तो E इक्वल टू एच म्यू, और जब म्यू से आपने म्यू को C बाई लेमडा के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप तो ये आपका चेंज हो जाएगा H अपॉन लेमडा। तो मोमेंटम की जो वैल्यूज आपके पास आएगी H अपॉन लेमडा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बेसिक रिलेशन है, मोमेंटम और वेवलेंथ के साथ इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और इवन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के उससे प्रिंसिपल से भी आप इसको बहुत ही आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं, बहुत आसानी से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्लांक कांस्टेंट को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। डायरेक्ट मेथड अगर आप प्लांक कांस्टेंट को फाइंड आउट करने का चाहते हैं तो उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप प्लांक कांस्टेंट के वैल्यूज को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। इसकी जो वैल्यूज आती हैं वो वहां पर दिखेंगे आपको। नाउ द नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स की हम बात करते हैं तो n इक्वल टू पी अपॉन ई आर पी अपॉन एच इंटू म्यू आर पी लेमडा बाई एस सी। तो कई बार पेपर में ये फार्मूला देख सकता है, नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन इक्वल टू पी लेमडा अपॉन एच इंटू सी। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये फार्मूला पेपर में भी देखने को मिल गया है कई बार और ये आता भी है। इंपॉर्टेंट रिलेशन वेयर पी इज द पावर एंड इज द एनर्जी ऑफ द ईच फोटॉन। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं तो आई इक्वल टू क्या होती है ई अपॉन ए इंटू टी। ठीक है, और ई अपॉन टी इक्वल टू पी, पी मीन्स पावर, पावर इक्वल टू ई अपॉन टी। बिल्कुल बेसिक रिलेशन है जो आप 11th-12th में नॉर्मली पढ़ते हैं, वही है। आई इक्वल टू ई अपॉन ए इंटू टी, दिस इक्वल टू पी अपॉन ए एंड ई अपॉन टी इक्वल टू पी। नाउ at the distance r from the point source of the power p, intensity is given by I is equal to p upon 4 pi r square and I is proportional to 1 by r square. I is proportional to 1 upon r square। और ये जो रेडिएशन ऑफ दिस पार्ट होगी इसके लिए, इस रिलेशन को r के लिए ही आप इस पे सरफेस एरिया के लिए आप इसको लिख सकते हो 4 pi r square बिकॉज I is equal to p upon a। ठीक है, ये रिलेशन होगा और एरिया जो आप निकालोगे यहाँ पर ये क्या होगा 4 पाई आर का स्क्वायर एंड आई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ये रिलेशन यहाँ पर आपको दिख जाती है। बहुत बेसिक फंडामेंटल है, इसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। इसकी रेडियस के वैल्यू गिवन होगी, पावर दिया होगा, आपसे इंटेंसिटी पूछी जाएगी। तो दो चीज़ें यहाँ पर आ गई, एक नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन और दूसरे इंटेंसिटी ऑफ दिस रेडिएशन ऑफ द क्वेश्चन। तो जब रेडिएशन आपसे पूछी जाए तो उस केस में पी अपन एक हिसाब से पी अपन 4 पाई आर स्क्वायर को पुट करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा आई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपन आर स्क्वायर। बिल्कुल फंडामेंटल है और इतनी ही फंडामेंटल क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, पर क्वेश्चन कई सारे मल्टीपल फॉर्म में आ जाते हैं, उसके हिसाब से आप उसको लेके चलना है। ठीक है, तो यहां पर
जैसे आपने 1/r² की बात करी, तो यहाँ पर देखो ग्राफ्स की अकॉर्डिंगली इंटेंसिटी ऑफ आई इज प्रोपोर्शनल टू आर के साथ ये ग्राफ इस तरीके से दिखेगा। प्लस माइनस दोनों के साथ अगर आप देखोगे तो दोनों के साथ भी ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा। तो इंटेंसिटी आई के साथ आर का रिलेशन है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली आपके पास कुछ बेसिक जो एक्सपेरिमेंट है, फॉर्मेशंस है, वो आपको यहाँ पर देखना होगा। इसमें हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में हर्ट्ज ने क्या किया, हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट लाइट शाइनिंग ऑन द मेटल सरफेस। इन्होंने एक्सपेरिमेंट यही किया था, ये ईएमबी पे कर रहे थे। जब दो अपने एनोड और कैथोड के पास रखते थे तो उसमें बहुत सारी स्पार्किंग होती थी, स्पार्किंग होने की वजह से बिजली जैसे चमकता था। तो सबसे पहले इस बात को इन्होंने कही, ऑन द मेटल सरफेस समहाउ द फैसिलिटेड द escape of free charge particle which we know as electrons. When light falls on a metal surface, some electrons near the surface absorb enough energy from the incident radiation to overcome. पूरी रेडिएशन की बात है वहाँ पर, उसी चीज़ को कह रहे हैं। The attraction of the positive ion in the material overcome the attraction of the positive ion in the material of the surface. After gaining sufficient energy from the incident light, the electron escape from the surface of the metal into the surrounding. वो स्पार्किंग की उस कहानी के लिए वो कह रहे हैं कि जब आपने इसके पास पे जब आपने दो एनोड को हाई पोटेंशियल को दिया, तो यहाँ पे जो स्पार्किंग हो रही है, जो लाइट की शाइनिंग हो रही है, वो क्या है एक्चुअल में एक एक्सेस पोटेंशियल के बाद वो उस सरफेस को छोड़ के इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस से निकल रहा है, वही शाइनिंग हो रही है। और वो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो शाइनिंग सरफेस है इस मेटल से निकलना, वो डिपेंड करता है कि लाइट भी एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। ये बात उन्होंने वहाँ पे करी थी। हॉलविच एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, इन्होंने देखा, लेनार्ड ऑब्जर्व दैट व्हेन ए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर अलाउड टू फॉल ऑन द एमिटर प्लेट of an equalated glass tube enclosing the two electrons current flow, as soon as ultraviolet radiation were stopped, the current flow also stopped. It means करंट की जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और जैसे ही इसमें से स्पार्किंग जो भी आपके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दिख रही है, जैसे आपने इसको स्टॉप किया तो करंट स्टॉप हो गई, इसको स्टॉप कर रहे हो तो वो स्टॉप हो रही है। ये शो कर रहा है कि जो कुछ इसमें से स्पार्किंग में दिख रही है इस लाइटिंग के अंदर, वो एक इलेक्ट्रॉन बीम के फॉर्म में चल रही है, और वो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक पार्टिकल की तरह है, इट मीन्स फोटॉन भी एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। डुवेल नेचर की पूरी कहानी को कंक्लूड होते हुए देख रहे हो आप, और उसी चीज़ के अकॉर्डिंग देखना। हैंस लाइट फॉल ऑन the surface of the emitter cause current in the external circuit, Hallwich, the Lenard, and studies the variation of the photoelectric current. और यहीं से वो कहानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की गई, पर इन लोगों को इसमें से कुछ नहीं मिला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज ले गए। और आइंस्टीन ने क्या कहा इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, इस पूरे डुअल नेचर की कहानी को लेते हुए इसी पार्ट्स को किस तरीके से उन्होंने सॉल्व करी और किस तरीके से उन्होंने कंप्लीट किया, यही सेक्शन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे।